ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है लोकतंत्र के चीरहरण का, ये वीडियो है लोकतंत्र के शर्मिंदा होने का, ये वीडियो है पैसा के दम पर डेमोक्रेसी को बर्बाद करने का। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो है, देखिए किस तरह से शिवसेना के विधायक जो हैं वो पहले गुजरात के सूरत में थे। कुछ अनबन हुई, खटपट हुई, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात बहुत लगा हुआ है, शिव सैनिक वहाँ जा सकते थे, तो उनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया है, असम। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक गुजरात ही क्यों गए और गुजरात से असम ही क्यों गए? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनानी है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है। खैर, उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या जाएगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये संविधान की ताकत है, डेमोक्रेसी की ताकत है कि जिसके पास समर्थन नहीं रहेगा वो सरकार गिरा लेगा। लेकिन जो लोग, मैं बीजेपी की कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया पर भी आऊंगा, जो लोग आज इसको कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, ये कोई नया मामला नहीं है। सवाल यही है कि इस देश में 70 साल हो गए डेमोक्रेसी को, तमाम संस्थाओं को कमज़ोर क्यों किया गया? अगर आप लोग की यादाश्त कमज़ोर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, अशोक गहलोत की जो गुजरात राजस्थान में सरकार है, उन्होंने सारे बसपा के विधायकों को खरीद लिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए, नरसिम्हा राव की सरकार थी और शिबू सोरेन को जेल भेज दिया गया था। सोचिए, जिसको अब मीडिया हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पहले SC ST OBC नेताओं को कितना बदनाम किया जाता था, लेकिन शिवसेना के साथ ये हो रहा है ना, तो उसमें शिवसेना की भी कम गलती नहीं है। मराठाओं के आरक्षण का मामला था, शिवसेना ने कोई स्टैंड नहीं लिया। 27% OBC को रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया नगर निगम में, शिवसेना ने कोई स्टैंड नहीं लिया। शिवसेना को लगता था कि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार है और वो बच जाएगी। उसको नहीं पता था कि धर्म की राजनीति जो है उसमें बीजेपी की PhD है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। एक दौर था जब बाल ठाकरे कहते थे कमलाबाई, वहाँ बीजेपी छोटी पार्टी हुआ करती थी, उसको कहते थे कमलाबाई। बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन में बीजेपी छोटी पार्टी थी, लेकिन वहाँ भी अब वो बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी जिसके साथ रहती है उसी को निगल जाती है। लेकिन आपको पता है इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी है इस देश की मीडिया, टीवी और अखबार। कांग्रेस ने कम कुकर्म नहीं किए हैं। कांग्रेस की जब सरकारें लगातार रहती थी, और खासकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की जब सरकारें थी, नेहरू जब उनकी तूती बोलती थी, तो इसी तरह से विरोधियों की सरकारें गिरा दी जाती थी। हरियाणा, केरला में तो बर्खास्त कर दिया जाता था। लालू यादव ने जब आडवाणी को गिरफ्तार किया था तो भी कहा जा रहा था कि उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई यूपी में, अयोध्या मंदिर का डिमोलिशन को। लेकिन कांग्रेस ने भी हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की, जो अब बीजेपी कर रही है। कल मैं कांग्रेस दफ्तर गया था और मैंने लोगों से सवाल पूछे कि लालू यादव का बिल राहुल गांधी ने फाड़ा, लालू यादव चोर, मायावती जी पर आय से अधिक संपत्ति, शिबू सोरेन को जेल। छोड़िए वो छोड़िए, अभी जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनके माता को जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया था इसी कांग्रेस ने। तो CBI का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी कम नहीं किया है, और खासकर बहुजन नेताओं के खिलाफ। बस बीजेपी अब ये काम कांग्रेस के साथ कर रही है, शिवसेना के साथ कर रही है। और शिव सैनिक लगता है कि अब सिर्फ शिवाजी के पोस्टर हैं, उनके शिवाजी की तस्वीर है, शिवाजी का अपमान है, शेर की तस्वीर है और शेर का अपमान है। शिव सैनिकों ने पिछले 2-2.5 साल में कुछ नहीं किया है वहाँ। और सोचिए, बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे, जो कि एक मराठा नेता है, उनको आगे करके और पूरा खेल पलट दिया है। और आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इस देश में बहुजन नेताओं को बर्बाद कर दिया जाता है। रामविलास जी कभी पार्टी बदल के गठबंधन में चले जाते थे तो मीडिया इस देश की उनको कहती थी मौसम वैज्ञानिक। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो पार्टी भी नहीं बदल सकते हैं।
आप खरीद फरोख्त की बात तो दूर है। सोचिए, यही बीजेपी ने जनता दल की सरकार गिरा दी थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, और जो कांग्रेस बीजेपी है वही लेफ्ट है। अब जाकर इस देश में डिस्कोर्स शुरू हुआ है जो मानवर साहब ने शुरू किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और नतीजा आपके सामने है। इस देश में बगैर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को लेकर कोई सरकार नहीं बन सकती, और ये बात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को समझना चाहिए। और यही होने वाला है नीतीश जी के साथ। यकीन मानिए, बिहार में भी बीजेपी ताक में है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई जाए, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार है बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती है, क्योंकि जो उसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो नीतीश कुमार जानते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, तेजस्वी यादव तभी सत्ता में आएंगे जब सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार हो और तब चुनाव हो। अगर गलती से भी सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई तो यकीन मानिए फिर आरजेडी का मुख्यमंत्री हो जाए, ये संभव नहीं है। जिस लेवल पे मैनेजमेंट करते और इस देश का जो सवर्ण समाज है, चाहे उसके अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चपरासी हो, वो सब बीजेपी के साथ हैं। ये जो शिवसेना के विधायक भागे हैं उनमें से उन सबका नाम पता कीजिए, वो कौन लोग हैं। भूपेश बघेल की कुर्सी भी इसीलिए बची थी छत्तीसगढ़ में क्योंकि उनके साथ एससी एसटी के नेता आ गए थे, और वही प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं, और इसीलिए वो राष्ट्रपति जो बना रहे हैं वो एक शेड्यूल ट्राइब की महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्योंकि उससे 20 करोड़ वोट उनके खाते में आता दिख रहा है। 20 करोड़ जनसंख्या है आदिवासियों की, कम से कम 10 करोड़ से 5 करोड़ वोट तो उनके खाते में आ ही जाएगा। तो ये है राजनीति। कांग्रेस ने इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को उतना कमजोर तो नहीं किया, लेकिन कमजोर करके रखा, और जिनका उन्होंने जाति के नाम पर भगवाकरण किया, जाति के नाम पर अधिकारी रखे गए, अब वो सब भगवा हो गए हैं, सब संघ के लोग निकल गए हैं, और यही वो अब सब समय है जो उनको दिखा रहा है। सोचिए, पहली बार गांधी फैमिली में से कोई सरकारी जांच को झेल रहा है। ये देश कितना सर आंखों पर रखता था गांधी फैमिली को, कि इंदिरा गांधी को एक दिन के लिए चौधरी चरण सिंह ने गिरफ्तार किया और उनकी सरकार चली गई और इंदिरा की वापसी हो गई। पहली बार अब तक किसी ने कोशिश नहीं की थी कि राहुल गांधी, राजीव गांधी पर हाथ डाला जाए। तो कांग्रेस के जो सारे पाप है ना, उसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टियां नहीं है। इस देश में कैडर बेस्ड पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी, ये सब पार्टी है। बस फर्क इतना है कि इनके नेता जो हैं वो पता नहीं किस डर में जीते हैं, उनको किस बात का डर रहता है, और वो खुलेआम बोल नहीं पाते हैं। तो ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से इस देश में डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया गया है, और उसमें कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, यही लोग ये खेल खेलते हैं। और टीवी और अखबार, जब कांग्रेस की लगातार सत्ता थी तो टीवी अखबार कांग्रेस के साथ था, तब भी वो मायावती, लालू यादव के खिलाफ थे। आज बीजेपी की सत्ता है तो टीवी अखबार बीजेपी के साथ है, कांग्रेस को भी छोड़ चुकी है। ये बात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि इनका क्या होने वाला है। एक और तस्वीरें बता रहा हूं, ये खबर है बिहार से, जहां महागठबंधन के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं अग्निवीर योजना के खिलाफ, युवाओं का जो आंदोलन है। लेकिन सबसे बड़ा और मारक सवाल है कि ये शिव सैनिक अब क्या करेंगे। शिव सैनिकों ने वहां शुरू कर दिया, ये वीडियो देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हो रहा है, बीजेपी दफ्तरों पर हमला हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की राजनीति बहुत क्लियर है, जहां धर्म से काम, उनको पता है कि धर्म के नाम पर एससी एसटी और ओबीसी के लोग उनको वोट देते हैं, इसलिए वो मुसलमान को दुश्मन दिखाते हैं। वहीं जहां उनको धर्म से काम नहीं चलता है, वहां वो कांसीराम का फॉर्मूला अपनाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और चूंकि पूरे देश में बीजेपी है तो हर जगह वो सेट करती है, कहीं सीएम, कहीं डिप्टी सीएम। आप कल्पना कर सकते हैं कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लोग अपना मोबाइल वाला पत्रकार लेके चले, प्रधानमंत्री 2 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी गाड़ी में पत्रकार होता है, कैमरा लेके चलता है कैमरामैन। तो मीडिया का सही इस्तेमाल जो है वो कोई मोदी जी से सीखे।
आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनसे सीखने वाली कई सारी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति का चयन। विपक्ष ने किसको उम्मीदवार बनाया? जो रिजेक्टेड माल है बीजेपी का, जो बीजेपी का रिजेक्टेड माल है, जो एक सवर्ण का वोट नहीं दिला सकता है, जो आदमी घोर संघी है, जिसका बेटा बीजेपी में है। ये मोदी जी के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, सेट नहीं हो पा रहे थे, बीजेपी ने निकाल दिया, तो आपने उम्मीदवार बना दिया। और ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने आदिवासी के उम्मीदवार बना दिया। तो राजनीति में वो कई चीजें करनी पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज के डेट में कांसीराम मॉडल को कोई पूरी तरह से अपना रहा है तो वो बीजेपी है। धर्म की राजनीति तो वो शुरू से कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ओबीसी, पहले मुसलमान को उन्होंने दुश्मन बनाया, अब तेजी से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण जिस तरह से वो खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, उससे खत्म हुआ। उसी की भरपाई के लिए वो पिछली बार उन्होंने दलित कार्ड खेला था, इस बार आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। और सोचिए, ये जो अग्निवीर है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में ठाकुर समाज को होने जा रहा है। उनके कई जातिगत रेजिमेंट थे, लगभग 2 लाख ठाकुर समाज के जो युवा हैं, ठाकुर कम्युनिटी के, क्षत्रिय कम्युनिटी के, वो नौकरी करते हैं सेना में। अब 4 साल बाद उनको रिटायर कर जाएगा। सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी को फायदा होगा। जो मजदूर थे वो कम से कम 4 साल के लिए नौकरी कर लेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर सवर्ण समाज के लोग वोट देंगे, विकास के नाम पर अखिलेश को वोट नहीं देंगे, मायावती को वोट नहीं देंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया, लालू यादव को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनको जाति की वजह से नफरत करते हैं ये लोग। मैं सही बता रहा हूं, ये जो पूरा जो राजनीति है बीजेपी की, उसको समझना पड़ेगा और हर पार्टी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा नेता हैं उनको साथ लाना पड़ेगा। अगर यूपी के चुनाव में अखिलेश के साथ चंद्रशेखर गठबंधन में होते तो क्या चीजें नहीं बदलती? और कांग्रेस को करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अब करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उसका सवर्ण लीडरशिप का प्रेम छूट नहीं रहा है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, जो जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जानकार बताते हैं कि मोदी जी सबसे ज्यादा मनुवाद को कमजोर कर रहे हैं, आरएसएस को पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ओबीसी का नेता एमएचआरडी में मिनिस्टर बन जाए, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग आज पदों पर बैठे हैं वो अपने समाज के प्रति जागरूक हैं या नहीं हैं। मैं एक बात तो कह ही सकता हूं कि सिंबॉलिक ही सही, मोदी ने एक बड़ी लकीर खींची है। और ये तमाम, मैं फिर कह रहा हूं, धार्मिक राजनीति और जातिगत राजनीति की एक ही काट है, बहुजन राजनीति, सोशल जस्टिस। जब तक तमाम विपक्षी दल एकजुट नहीं होंगे सोशल जस्टिस के नाम पर, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, उनको भागीदारी नहीं मिलेगी, बीजेपी सिंबॉलिक राजनीति के सहारे सत्ता पर कब्जा करती रहेगी। इस देश में कांग्रेस ने जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया, बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। और इसी का नतीजा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो 2 साल 2.5 साल से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मराठाओं को आरक्षण नहीं दिलवाया, चाहते तो दिलवा सकते थे। उन्होंने ओबीसी का आरक्षण 27% खत्म करवा दिया नगर निकाय चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, वो रोक सकते थे, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं किया। नतीजा ये है कि अब उनसे न तो उनका हिंदुत्व बचा है, न उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। और यही गलती जो है वो कौन कर रहा है? यही गलती कांग्रेस कर रही है, और यही गलती सपा, बसपा, आरजेडी कर रही है, जिसको लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और जाते जाते एक वीडियो देख लीजिए 1 सेकेंड का। ये साध्वी प्रज्ञा हैं, कमर में पिस्टल लगाई हुई हैं और कभी ठीक हो जाती हैं, इन पर आतंक का आरोप है। तो बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है। सोचिए, इन पर आतंकवाद का आरोप था, बीजेपी ने इनको हिंदू चेहरा बनाया, हिंदू पोस्टर बनाया। अब बीजेपी का हिंदू फोल टूट रहा है, तो अब वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य, हारे हुए ओबीसी को भी डिप्टी सीएम बनाना पड़ रहा है।
लेकिन जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सवर्णों से घिरी है। क्या लगता है आपको कि क्या बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से बड़ी गलती हो रही है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।